चलो आपके प्लांट फिजियो की शुरुआत करते हैं। और पहला चैप्टर हम करेंगे कौन सा, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है। अब नाम से पता चला ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मतलब प्लांट के अंदर भी सर्वाइव करने के लिए आप जानते हो वाटर का ट्रांसपोर्ट करना होगा, मिनरल्स करना होगा, फूड का करना होगा। फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करवाएगा? फ्लोएम। वाटर का कौन करवाएगा? जाइलम, है ना। लेकिन देखो, इस पूरे चैप्टर में अपन को ध्यान क्या देना है, दो पार्ट में अपन बांटेंगे चैप्टर को। देखो इस पूरे चैप्टर में आपको करना क्या है, पहले बता दो, थोड़ा सम अप कर दूं मैं, ठीक है। आपको जो इस पूरे चैप्टर में करना है, क्या ध्यान रखो, दो पार्ट में इसको बांटेंगे पूरे चैप्टर को अपन। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। पहला देखो हमें क्या पढ़ना है, शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट। पहला क्या पढ़ना है अपन को, शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट, है ना। और सेकंड जो अपन को पढ़ना है, लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट। क्लियर है? इस पूरे चैप्टर में आप यही देखोगे कि अपन को पहले पढ़ना है शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट, और दूसरे में क्या पढ़ना है अपन को, लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट। इसके अलावा इसमें ट्रांसपिरेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट भी अपन पढ़ेंगे। किसका? ट्रांसपिरेशन का। कैसे आपका स्टोमाटा ओपन होता है, क्लोज होता है, उसका भी पूरा मैकेनिज्म पढ़ाने वाला हूँ इस चैप्टर में। ठीक है। आपने पढ़ा तो है थोड़ा बहुत गार्ड सेल के बारे में, उसी को डिटेल में यहाँ पे देखेंगे कि स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होता है। ठीक है, उसको पूरे डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखो शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट में ब्रीफ कर दे रहा हूँ मैं अपन को क्या क्या करना है। तो पहला हमें क्या देखना है, शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है। अब शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, प्लांट आप देखते हो कि एक ट्रीज को ले लो तो बहुत छोटा भी होता है, बहुत लंबा भी होता है ना। तो मान लो कि एक बहुत लंबा ट्री है, वहां पे उसको रूट से लेके पानी को टिप तक पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना, जल्दी बताओ। पहुंचाना है ना, तो उसको कैसा मूवमेंट बोलेंगे अपन, लॉन्ग डिस्टेंस, है ना। एक प्लांट के रूट्स पानी अब्जॉर्ब करता है ना, रूट से उसको टिप तक पहुंचाना है अपन को, है ना। हो सकता है बहुत ऊपर टिप हो, लेकिन मूवमेंट तो करवाना है ना। सबको पानी चाहिए, हर पार्ट को चाहिए प्लांट्स को, है ना। उसको बोलेंगे अपन लॉन्ग डिस्टेंस। अब शॉर्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, देखो शॉर्ट डिस्टेंस में अपन अगर ले सकते तो देखो, तो विद इन अ सेल, एक सेल के अंदर भी तो ट्रांसपोर्ट हो सकता है ना। हो सकता है कि नहीं, जल्दी बताओ। मतलब ये एक सेल है, यहाँ पे कोई सामान है, यहाँ पे इस सब्सटेंस को हमने यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, ये ट्रांसपोर्ट हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ, बोलो। हाँ, तो विद इन अ सेल भी हो सकता है शॉर्ट डिस्टेंस। अगला क्या हो सकता है शॉर्ट डिस्टेंस, विद इन अ सेल बट अक्रॉस मेम्ब्रेन्स। बात समझो। दूसरा क्या हो सकता है इसमें, ए तो ये हो गया, बी में अपन देखो, विद इन अ सेल बट अक्रॉस मेम्ब्रेन्स। मतलब हो रहा अभी भी एक सेल के अंदर ही है। यहाँ पे सीधा सीधा क्या हो रहा था, आपके साइटोप्लाज्म मूवमेंट हो रहा था, है ना। साइटोप्लाज्म यहाँ से उठा यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये भी एक ही सेल के अंदर हो रहा है, लेकिन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। बात समझो, जैसे देखो यह मान लो आपका सेल है, इसमें साइटोप्लाज्म है, और यहाँ पे ले लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, और यहाँ पे ले लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दोनों का खुद का मेम्ब्रेन है कि नहीं। अब मान लो माइटोकॉन्ड्रिया से कोई सब्सटेंस को आना है, तो पहले किसके मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के। फिर किसके मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तब यहाँ पे पहुंचाए। ये भी एक सेल के अंदर ही है, लेकिन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। हो सकता है कि नहीं, जल्दी बताओ, बोलो। तीसरा, तीसरा देखो, तीसरा हो सकता है कि इन अ ग्रुप ऑफ टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, है ना। तो बहुत सारे सेल्स है यहाँ पे, ये सब मिलके क्या बना रहा है आपका, टिश्यू बना रहा है। क्या बना रहा है, टिश्यू। इसके बीच में भी तो हो सकता है ना मूवमेंट, जल्दी बताओ, हो सकता है कि नहीं। तो ये सब किसके अंदर आएगा, जल्दी बताओ, शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट के बीच में। विद इन अ सेल, विद इन अ सेल अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, या टिश्यू में जो नेबरिंग सेल्स होते हैं वहां पे जो ट्रांसपोर्ट करना है ना। तो ये सबको क्या बोलेंगे अपन, शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट बोलेंगे। क्लियर है, जल्दी बताओ। अब देखो शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट हो कैसे सकता है, इसके मेथड क्या क्या होंगे, है ना। इसके मेथड की देखिए अपन, तो अपन देखते हैं, देखो अपन अभी किस पे फोकस करेंगे, पहला पार्ट क्या पढ़ेंगे अपन, शॉर्ट डिस्टेंस, है ना। तो शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट में अपन क्या देखेंगे कि किस किस तरीके से अपन, कोई तरीका होना चाहिए ना, कोई तो मेथड होगा, मैकेनिज्म होगा जिससे ट्रांसफर होगा शॉर्ट डिस्टेंस में। तो सबसे जो बेस्ट तरीका है इसका आप जानते हो क्या होगा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसके लिए है भाई, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस में डिफ्यूजन काम नहीं करेगा, क्योंकि डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है, बहुत बहुत स्लो होता है। डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, इसीलिए इसका यूज किस में होगा भाई, शॉर्ट डिस्टेंस में होगा। लॉन्ग डिस्टेंस में डिफ्यूजन काम नहीं आ सकता है।
क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब देखो डिफ्यूजन में भी अपन को देखना होगा, पहला कौन सा डिफ्यूजन हमने पढ़ रखा है, सिंपल डिफ्यूजन। पहला कौन सा है भाई, सिंपल डिफ्यूजन। दूसरा कौन सा है भाई, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पढ़ा है ना ये सब। और तीसरा कौन सा है, ऑस्मोसिस। ये तीनों किसके एग्जांपल है, डिफ्यूजन के, है ना। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड एंड ऑस्मोसिस, अब किसके एग्जांपल है, सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के। हाँ आगे देखो, और ये भी आप पहले से जानते हो, ये सब किस ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तीनों किसका एग्जांपल है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, सेकंड तरीका क्या हो सकता है भाई डिफ्यूजन के बाद, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है नहीं, जल्दी बताओ। और जो तीसरा मेथड है, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये भी नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं, साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, वेरी गुड। तो तीसरा मेथड ये भी हो सकता है। और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हमेशा कौन सपोर्ट करता है, इसको सपोर्टेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको कौन हमेशा सपोर्ट करेगा भाई, सपोर्टेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, याद रखने का। साइटोप्लाज्मिक के लिए हमें एनर्जी लगाना होता है, तो ये हमेशा इसको कौन सपोर्ट करेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यह सारे मेथड हो गए किसके भाई, शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट के। अपन को क्या क्या पढ़ना है शॉर्ट डिस्टेंस में, डिफ्यूजन, में अपन को पढ़ना सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड, ऑस्मोसिस, उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तीसरा आपका साइटोप्लाज्मिक। तो यह बताने की जरूरत तो है नहीं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होता है, एक साइटोप्लाज्म है, यह मान लो ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ से कोई सामान यहाँ पे भेजना है, तो साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होगा। और यह चीज़ यहाँ से, जैसे मान लो कि पानी है, पानी में आप बोट डालते हो, पेपर बोट, और पानी को जब मूवमेंट करवाते हो, आपका बोट भी मूव करता है कि नहीं करता है, जल्दी बताओ। सेम एग्जैक्टली यहाँ पे है, ये साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होगा, तो इसके कारण सब्सटेंस यहाँ से यहाँ पहुँच गया, दिस इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ये तो बताने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं अपन, तो तीसरा हमने देख लिया, अब हम एक एक करके देखेंगे सिंपल डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिटेटेड क्या है, और तीसरा ऑस्मोसिस, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। तो देखो ये तीनों आता है किसके अंदर, पैसिव के अंदर। अब पैसिव आपको पहले से पता है, बता चुका हूं मैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा, कहां से कहां होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, हमेशा। इसका मतलब जब मैंने यह बोल दिया सर पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा हाई से लो होता है, और दूसरा इसका क्या फीचर है पैसिव का, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना, इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि सिंपल डिफ्यूजन, तो इसमें भी क्या होगा, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसमें भी क्या होगा, हाई टू लो। ऑस्मोसिस में भी क्या होगा, हाई टू लो, है ना। बात समझ में आ रही है। लेकिन ऑस्मोसिस में थोड़ा अलग समझेंगे अपन, सॉल्वेंट के टर्म्स में बोलना है या सॉल्यूट के टर्म्स में बोलना है, ठीक है। हाँ हाइपोटोनिक एसिड, ठीक है, वो आएंगे उस पर। तो ये देखो, इस सब में क्या होगा, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन होगा, और प्लस इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ा है, यहाँ पे हमें एटीपी लगाना होता है, और ये जस्ट उल्टा हो जाता है, लो कॉन्सेंट्रेशन टू, याद है ना सबको। ये क्या है, लो से कहाँ जाना होगा आपको, हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव में कोई एटीपी हमें लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी हाई से लो में जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक्टिव में हमें क्या लगाना होता है, एटीपी लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पे लो से कहाँ भेजना है हमें, हाई में। क्लियर है सबको, चलो। उसके बाद अपन देखेंगे, इसके बाद देखेंगे अपन लॉन्ग डिस्टेंस। क्या देखेंगे अगला, लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट को अपन बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। देखो ना, ट्रांसलोकेशन मतलब कि एक लोकेशन से दूसरे जगह ट्रांसफर करना। तो लॉन्ग डिस्टेंस में जब भी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होगा, दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। और लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट में ही हमें जरूरत पड़ती है किसकी, वैस्कुलर टिश्यू की। इसकी वैस्कुलर टिश्यू, यहाँ पे काम कौन करेगा, आपका जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर है, यहाँ पे कौन काम करेगा भाई, जाइलम एंड फ्लोएम। और यहाँ पे आपका बोलते हैं बल्क फ्लो या मास फ्लो हाइपोथेसिस। बल्क फ्लो या क्या बोलेंगे इसको, मास फ्लो हाइपोथेसिस काम आता है।
मतलब कि यहाँ पे चीजें एक साथ बल्क में जाती हैं। क्या होता है आपका? बल्क में। जैसे तुम पानी भेजोगे, है ना, तो पानी में जितने मिनरल्स होंगे सब एक साथ जाएगा कि नहीं ऊपर? जल्दी बताओ। है ना? तो अभी पढ़ेंगे किसको बोलते हैं बल्क फ्लो और मास फ्लो, क्योंकि सारी चीजें एक साथ जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बल्क फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस। तो ये समरी बता दिया कि हमें क्या क्या करना है अभी शुरुआत में, ठीक है। उसके बाद आ गए अपन अपोप्लास्ट पाथ में क्या होता है, सिम्प्लास्ट क्या होता है, अलग बात है। अभी पहले हम शुरुआत करेंगे किससे? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कि हमें प्लांट में क्या क्या ट्रांसपोर्ट करना होता है। वाटर्स, मिनरल्स, फूड एंड पीजीआर। पीजीआर मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो किसको बोलते हैं? हार्मोन। ठीक है। उसके बाद देखो दो टाइप का मूवमेंट होगा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और दूसरा आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसलोकेशन। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हमेशा किसके हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। है ना? ये किसके थ्रू होगा आपका? बाई डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन में जानते हो, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तीनों किसका एग्जांपल है? पैसिव ट्रांसपोर्ट का। उसके बाद दूसरा क्या होगा आपका? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और तीसरा क्या होगा? तीसरा यहाँ नीचे है आपका, तीसरा क्या होगा? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ऐसे क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस। अब देखो, तो आपका हम बोल रहे हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किसके किसके बीच में हो सकता है, तो आपको अभी बताया मैंने कि एक तो कहाँ हो सकता है? विद इन अ सेल। दूसरा क्या हो सकता है? विद इन ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब टिश्यू के बीच में। और तीसरा क्या हो सकता है? विद इन अ सेल अक्रॉस मेम्ब्रेन। क्लियर है सबको? वही लिखा है, विद इन अ सेल बट अक्रॉस मेम्ब्रेन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनल्स। ठीक है। अब अपन आएंगे किसमें? धीरे धीरे करके इन सबको अपन देखेंगे अब, ठीक है। ट्रांसलोकेशन क्या आपका? देखो आप जानते हो, एक जगह से किसी सब्सटेंस को दूसरे जगह पे भेजना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलोकेशन मतलब क्या हो गया? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो हमेशा कौन करवाएगा? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू स्टेम। और अपन को डायरेक्शन भी याद रखना है हमेशा। देखो वाटर का ट्रांसपोर्ट हमेशा कैसा होगा? यूनी डायरेक्शनल होगा कि नहीं होगा? खुद से सोच के बताओ। वाटर का ट्रांसपोर्ट हमेशा कैसा होगा? यूनी। क्योंकि देखो ना, वाटर हमेशा कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्राउंड में। और ग्राउंड में कौन प्रेजेंट होता है? रूट। तो रूट इसको ऑब्जॉर्व करके कहाँ भेजेगा? ऊपर की तरफ। कहीं भी भेजेगा, ऊपर ही भेजेगा ना, जल्दी बताओ। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट हमेशा क्या होगा? यूनी डायरेक्शनल, फ्रॉम रूट टू लीफ और स्टेम। है ना? तो जाइलम जो ट्रांसपोर्ट करेगा हमेशा कैसा होगा? जल्दी बताओ। यूनी डायरेक्शनल, दैट इज फ्रॉम रूट्स टू स्टेम ओनली, नॉट फ्रॉम स्टेम टू रूट। हो सकता है क्या ऊपर से नीचे पानी आ रहा हो? क्योंकि पानी नीचे है, पानी को अब्जॉर्ब भी कौन करता है? रूट। है ना? तो वाटर का ट्रांसपोर्ट हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है। अब देखो यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होगा आपका। कभी कभी क्या होता है, देखो ऐसा भी देखने को आया है, ये सब आपका अभी समरी चल रहा है जो शुरुआत में आपके बुक में दिया हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लीफ कैसा हो गया आपका? ओल्ड हो गया। ऐसा हो गया लीफ ओल्ड। और ओल्ड में ज़्यादा जाता है उसको क्या बोलते हैं? सेनेसेंस। याद है ना? सेनेसेंस किसको बोलते हैं भाई? ये टर्म पहले यूज किया है मैंने, सेनेसेंस, तुम लोग की क्लास में नहीं किया है? देखो, आप लाइफ स्पैन जब पढ़ोगे ना तो आप सीखोगे कि हमारे लाइफ के बहुत सारे फेजेज होते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला फेज होता है हमारा, जो आप देखोगे लाइफ साइकिल में, हमारे लाइफ साइकिल के फेजेज होते हैं, ठीक है। पहला फेज को अपन बोलते हैं जुवेनाइल फेज। क्या बोलते हैं? ठीक है। इसके बाद आता है आपके लाइफ में रिप्रोडक्टिव फेज। कौन सा? रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव के बाद आता है आपका सेनेसेंस वाला फेज। कौन सा? सेनेसेंस वाला। क्लियर है? अब देखो, जुवेनाइल फेज जिस समय आपके बॉडी पार्ट का ग्रोथ हो रहा है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो ये हीरो जब आप पैदा हुए तब से लेके 10 से 12 साल तक का जो पीरियड होता है शुरू वाला, उसको कौन सा फेज बोलते हैं? जुवेनाइल। मतलब इसमें आपके बॉडी पार्ट्स क्या हो रहे होते हैं? ग्रो हो रहे होते हैं, ठीक है। तो 10 से 12 साल तक बॉडी पार्ट्स ग्रो होता है। उसके बाद आप जानते हो हम किस फेज में एंटर करने लगते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज। मतलब इस फेज में हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव फेज में हम क्या कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। मतलब आप बोल सकते हो ये 13 से लेके क्या आपका 40, 45, 50 साल तक ऐसे आपका चलता है क्या आपका रिप्रोडक्टिव फेज। उसके बाद धीरे धीरे आदमी किस में जाता है? ओल्ड फेज में। इसी ओल्ड फेज को क्या बोलते हैं अपन? सेनेसेंस। क्या बोलते हैं? सेनेसेंस। और फाइनली सेनेसेंस के बाद आदमी का क्या होता है? डेथ। आई बात समझ? जल्दी बताओ। तो सेनेसेंस मतलब ओल्ड फेज को बोलते हैं अपन, जिसके बाद डेथ होता है, ठीक है। जल्दी बोलो। अब देखो, कभी कभी लीफ में क्या देखा गया है, या लीफ में या प्लांट के दूसरे पार्ट में,
तब वो ओल्ड हो जाता है, मतलब किस फेज में पहुंच जाता है, सेनेसेंस फेज में, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपने अंदर के सारे मिनरल्स है ना, या मान लो लीफ है, क्या देख रहा है कि मेरी लाइफ अब बची हुई है क्या आपका, बहुत कम दिन की। क्या देख रहा है, मेरी लाइफ अब बची हुई है बहुत कम दिन की। ये क्या करता है, अपने अंदर के सारे मिनरल्स को क्या करेगा, अपने अंदर के सारे मिनरल्स को ये किसको दे देगा, अपने आसपास वाले यंग पार्ट को। बात समझो, मतलब इस लीफ में जो मिनरल्स था, इस लीफ में जो भी मिनरल्स था, मिनरल निकल के कहाँ आ गया, यंग लीफ में। कहाँ आ गया, यंग लीफ में, क्योंकि इसको जरूरत है तो इसको दे दिया। जो भी मिनरल्स मूव कर सकता है फ्रॉम ओल्ड टू यंग पार्ट, दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड मोबाइल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल। मूव कर गया ना, क्योंकि इसको पता है भाई अब हम रख के क्या करें, मेरे को तो अब नीचे गिरना है, मेरे को तो अब जाना है ना। तो अपने मिनरल्स को किसको कंट्रीब्यूट कर दिया, यंग वाले को, ताकि उसका ग्रोथ हो, ठीक है। तो ऐसा एलिमेंट जो मूव कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड मोबाइल एलिमेंट्स। लेकिन कुछ ऐसे भी मिनरल्स इसके अंदर होंगे जो इसको ये नहीं देगा, यंग वाले को। कौन सा ऐसा मिनरल जो नहीं देगा, अब देखो मान लो जैसे आप, कोई एक इंसान है, वो देख रहा है कि वो मरने वाला है या 2-4 साल में मर जाएगा, है ना, तो अपना एक किडनी दे देगा वो, जो देने लायक है वही देगा ना। अब उसको सामने वाला बोल दो कि अपना हार्ट निकाल के दे दो, दे देगा वो। और 2 ही साल जिंदा रहना, लेकिन जिंदा तो रहना ना उसको, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो इसका स्ट्रक्चर बनाया होगा। क्या बनाया होगा, स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल मिडल लैमेला में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम पेक्टेट होता है ना, जल्दी बताओ। अब ये बोलेगा कि भाई तुम कैल्शियम निकाल के मेरे को दे दे, ये देगा कैल्शियम इसको, नहीं देगा, क्योंकि कैल्शियम इसका किसका पार्ट है, इसके स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसका बॉडी ही उससे बना हुआ है, तो बॉडी बना हुआ वही निकाल के थोड़ी दे देगा वो। उसको भी तो 2 ही साल जिंदा रहना, लेकिन रहना तो है ना। तो कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो स्ट्रक्चर का कंपोनेंट होता है, वह कभी भी मूव नहीं करता है। जो एलिमेंट मूव नहीं करेगा उसको बोलेंगे इमोबाइल। क्या बोलेंगे, इमोबाइल एलिमेंट। और जो मूव कर जाएगा उसको क्या बोलेंगे, मोबाइल एलिमेंट। क्लियर है, चलिए बताओ, यही बता रहा देखो। As it is old and will die, it transport its own minerals to young parts to grow, but is not able to transport all the minerals. And after falling in the soil, it transports it in the soil and forms humus. मान लो कि कुछ मिनरल ट्रांसपोर्ट कर दिया, कुछ नहीं किया क्योंकि उसके बॉडी का पार्ट था, लेकिन ये लीफ अब जमीन पे गिरा। जमीन पे गिरेगा तो उसका डिकम्पोजिशन होगा, और जो मिनरल्स उसमें रह गया था वो सब कहाँ मिल जाएगा अब, सॉइल में। और वही जो मिल जाता तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ह्यूमन। क्लियर है सबको, चलिए बताओ। हाँ, अब आगे देखो, कुछ ऐसे भी फ्लोएम क्या करेगा आपका, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, फूड मटेरियल्स, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, इन सब का ट्रांसपोर्ट कौन करवाएगा आपका, फ्लोएम। अब बोलोगे सर मिनरल्स मिनरल्स दोनों में आ गया, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट जाइलम में करवाता है, वाटर फूड और मिनरल न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है आपका, फ्लोएम भी करवाता है, याद रखने का। तो वाटर भी मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करवाता है, और फ्लोएम भी करवाता है वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। फ्लोएम फूड और मिनरल। अब देखो यहाँ पे फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करवाएगा। ऑर्गेनिक क्यों लिख दिया मैंने, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इसलिए लिखा कि फूड किस फॉर्म में बनता है भाई, ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक, ग्लूकोज क्या ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक है ना। हमेशा प्लांट इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से बनाता है ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, ऑर्गेनिक फूड क्या बनाता है, ऑर्गेनिक फूड। तो इसलिए लिखा कि फ्लोएम हमेशा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का, मिनरल न्यूट्रिएंट्स का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। आई बात समझ। और जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट है वो बाई डायरेक्शनल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, है ना। क्योंकि देखो ना कैसे होगा, खाना कहाँ बनता है मेनली, लीफ में। अब लीफ से रूट को भी देना है, अपने ऊपर वाले पार्ट को भी देना है, तो अपन बोल सकते हैं फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होगा वह मल्टी डायरेक्शनल होगा या बाई डायरेक्शनल होगा, जबकि जाइलम का हमेशा क्या होगा, यूनी डायरेक्शनल। अब मान लो कि जो फूड है वह यूटिलाइज करेगा प्लांट, और जो बच जाएगा वो किसको दे देगा, स्टोरेज ऑर्गन को दे देगा। किसको दे देगा, स्टोरेज ऑर्गन को। और स्टोरेज ऑर्गन इसको स्टोर करके रखेगा, और जब भी दूसरे दूसरे पार्ट को जरूरत होगा ये इसको ला के दे देगा। क्लियर है, चलिए बताओ। जैसे आपने फूड बनाया तो बच गया, वो किसको दे देगा, ये स्टोरेज ऑर्गन को। अब मान लो कि यहाँ पे है, देखो यहाँ पे फूड बना, ये बगल में दे दिया स्टोरेज ऑर्गन को, भाई अब इस फूड की जरूरत नहीं है, आप स्टोर करके रख लो। अब इसके नीचे कोई दूसरा पार्ट है जिसको फूड की जरूरत है, स्टोरेज ऑर्गन क्या करेगा, उस फूड को इसको ट्रांसपोर्ट। क्लियर है, बोलो। अभी तक तो अपन क्या देख रहे हैं, सीधा सीधा। अब अगला किसका ट्रांसपोर्ट हमें करना होता है,
पीजीआर का भी, हार्मोन का, है ना। अब हार्मोन आप जानते हो ना, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में बनता है, कितने में, बहुत कम, माइक्रोलीटर में होता है, याद रखना। तो हार्मोन का जो ट्रांसपोर्ट होता है बहुत कम अमाउंट में होता है, वेरी वेरी लेस अमाउंट में, माइक्रोलीटर में, ठीक है। और हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, सोर्स से सिंक। हार्मोन आपका मान लो कि बना रूट में और रूट से पहुंच गया लीफ में, तो जहां बना उसको क्या बोलेंगे, सोर्स। और जहां पे यूटिलाइज होगा उसको क्या बोलेंगे, सिंक। आई बात समझ। सोर्स किसको बोलेंगे, जहां पे वो प्रोड्यूस हुआ, और सिंक किसको बोलेंगे, जहां पे वो यूटिलाइज होगा। तो हार्मोन का ट्रांसपोर्ट हमेशा सोर्स से सिंक के पास होता है ना। और इसका ट्रांसपोर्ट आपका यूनी भी हो सकता है और बाई भी। यहाँ पे लिखा हुआ यूनी, लेकिन याद रखना कुछ आपका यूनी डायरेक्शनल भी होता है, आपके बुक में लिखा है पोलराइज। पोलराइज मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगा। और कुछ ऐसे भी हार्मोन है जिसका ट्रांसपोर्ट कैसा हो सकता है आपका, बाई डायरेक्शनल है। क्लियर है। तो हार्मोन का तो देखो, जाइलम का यूनी, फ्लोएम का बाई या मल्टी, है ना। और जो हार्मोन है उसका यूनी भी हो सकता है और बाई भी। क्लियर है। यही सारे बातें आपके लिखी होंगी शुरुआत में। अब यहां से अपन देखते हैं, ठीक है। इन अ फ्लावरिंग प्लांट द सब्सटेंसेस दैट वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड आर, क्या क्या आपको पढ़ ही लिया, वाटर होगा, मिनरल न्यूट्रिएंट्स होगा, एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ध्यान रखो, वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स कौन करेगा, जाइलम। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, है ना, ये कौन करेगा, फ्लोएम, है ना। जो ऑर्गेनिक मिनरल न्यूट्रिएंट्स है तो इसका कौन करता है, फ्लोएम। एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। आगे देखो, इन सब का ट्रांसपोर्ट हमें करना होता है, वाटर का, मिनरल का, ऑर्गेनिक फूड का, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सब्सटेंसेस, ट्रांसपोर्ट दो टाइप के होंगे। पहला कैसा होगा आपका, शॉर्ट डिस्टेंस, दूसरा आपका लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। अब पहला किसके बारे में देखना हमें, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में। ओवर स्मॉल डिस्टेंसेस सब्सटेंसेस मूव बाय डिफ्यूजन एंड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज सपोर्टेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है ना। फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट वैस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम आर नॉट रिक्वायर्ड, उसके लिए क्योंकि डिफ्यूजन है। लॉन्ग डिस्टेंस के में कौन आ जाएगा आपका, जाइलम एंड फ्लोएम। आगे देखो, दूसरा ट्रांसपोर्ट है लॉन्ग डिस्टेंस। ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस प्रोसीड थ्रू द वैस्कुलर सिस्टम जाइलम एंड फ्लोएम एंड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस सब्सटेंसेस मूव बाय बल्क फ्लो और मास फ्लो, एक साथ जाता है, ऐसे समझो ना। नदी को बहते हुए देखा हो सबने, जब नदी बहता है तब देखोगे अपने साथ जितने भी रास्ते में आएगा, पत्थर है, छोटे जो भी है, ईंट है, पेड़ का कोई पार्ट हो, सबको बहा के लेके जाता है कि नहीं, इसी को बोलते हैं मास फ्लो। जब फ्लो होगा तो सारी चीजें एक साथ एक डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं मास फ्लो, या क्या बोलेंगे, बल्क फ्लो। चलो अब देखो, डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो बता दिया आपको, है ना। इन अ फ्लावरिंग प्लांट हियर इज अ कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक ऑफ कंपाउंड्स बट प्रोबेबली वेरी ऑर्डरली, मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ईच ऑर्गन रिसीविंग सब सब्सटेंसेस एंड गिविंग आउट सम अदर्स, है ना। तो आप देखोगे प्लांट में भी क्या है, मॉलिक्यूलर ट्रैफिक है, और सारे लाखों मॉलिक्यूल जा रहे हैं ना एक साथ, और हर का डायरेक्शन अलग अलग है। लेकिन हमारे ट्रैफिक से बेहतर है, हमारे में तो क्या लग जाता है, जैम लग जाता है। यहाँ पे जैम नहीं लगता है, यह एक बहुत प्रॉपर सीक्वेंस में होता है, सब जा रहा है लेकिन सबका रास्ता एकदम डेफिनेट है, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं। क्लियर है, जल्दी बताओ, बोलो। इन रूटेड प्लांट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन जाइलम इज एसेंशियली क्या, यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम रूट टू द स्टेम्स। ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स, है ना, जो ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट कौन कैरी करेगा, फ्लोएम, हाउएवर अंडरगो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांस। क्लियर है, जल्दी बताओ, है ना। देखो, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये भी करना, वाटर एंड मिनरल्स लिखता है और इसमें क्या लिखता है, ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट लिखता है हमेशा। फ्लोएम वाले में क्या लगा देता है, न्यूट्रिएंट मिनरल के बाद। क्लियर है, बोलो। अब देखते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो पहला तो हमें देखेंगे शॉर्ट डिस्टेंस का, है ना। तो पहला कौन है आपका, सिंपल डिफ्यूजन। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सिंपल डिफ्यूजन इज द ओनली मीन्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट, है ना। तो गैस का एक्सचेंज होता है ना, उसके लिए प्लांट में एक ही तरीका है, कौन सा भाई, सिंपल डिफ्यूजन। इसके अलावा कोई दूसरा मेथड प्लांट में प्रेजेंट नहीं है इसके थ्रू क्या होगा आपका, गैसियस एक्सचेंज। स्टोमाटा पे हो, जहां भी हो, लेकिन फेनोमेनन कौन सा होगा आपका, जल्दी बताओ, सिंपल डिफ्यूजन। तो एनसीईआरटी में लाइन दिया हुआ है ना, कि गैसेस एक्सचेंज किस तरीके से होता है प्लांट में, तो एक ही तरीका है, कौन सा तरीका भाई,
सिंपल डिफ्यूजन। ये बात समझ में आ रही है, बोलो। हाँ। मूवमेंट ऑफ आयंस और पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, तीनों होता है डिफ्यूजन में, याद रखने का। सॉलिड का भी डिफ्यूजन होता है, लिक्विड का भी होता है, और गैसेस का भी होता है ना। फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड इज कॉल्ड क्या? डिफ्यूजन, है ना। अब फीचर्स ऑफ डिफ्यूजन देख रहे हैं। डिफ्यूजन के क्या क्या फीचर होते हैं, पक्की बात है। नो सैचुरेशन क्या होता है अभी बताऊंगा, सुनते जाओ पहले। इट इज अ डाउन हिल प्रोसेस। अब दो प्रोसेस आएगा, एक अप हिल, दूसरा आपका डाउन हिल। यह हमेशा कैसा प्रोसेस होगा? डाउन हिल। डाउन हिल किसको बोलते हैं? पैसिव वाले को, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एनर्जी हमें नहीं लगाना होगा, और कहाँ से कहाँ जाएगा? हाई टू लो। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? डाउन हिल। क्लियर है? पैसिव वाले को क्या बोलते हैं अपन? डाउन हिल। एक्टिव वाले को क्या बोलेंगे? अप हिल। आई बात समझ? ये सब बातें याद रखना है। दूसरा देखो, इट इज रैंडम काइनेटिक मोशन। आपका क्या है? डिफ्यूजन हमेशा क्या होता है? डिफ्यूजन में सब्सटेंस हमेशा कैसा मूवमेंट करता है? रैंडम मूवमेंट। कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, रैंडम मूवमेंट होता है आपका। और वो रैंडम मूवमेंट हमेशा किधर होता है? हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है? आगे देखो, इट इज अ स्लो प्रोसेस। शुरू में ही बता दिया, डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। आगे देखो, ड्राइविंग फोर्स इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे पूरा ड्राइविंग, ये जो सारा डिफ्यूजन के प्रोसेस को कैरी कर रहा है, वो कौन सा फोर्स है भाई? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बताया था ना क्या होता है? ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस। ग्रेडियंट मीन्स क्या होता है? डिफरेंस। तो एक जगह पे हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा और एक जगह पे कैसा होगा? लो होगा। एक कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है, तो इसके लिए एक टर्म यूज करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। आई बात समझ? तो ग्रेडियंट जहां भी बोलूं मतलब एक जगह हाई एक साइड में लो, तो इसका पूरा चलाने का जो फोर्स है यही है कि नहीं? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर एक जगह हाई ना हो एक जगह लो ना हो तो क्या डिफ्यूजन होगा? इट इज नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। ये सेलेक्ट नहीं करता है। जो भी मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, इधर से बहुत सारा सामान आने के लिए तैयार है ना, सबको भेज देगा अंदर, चलो भाई जाओ अंदर। जो आएगा सबको भेज देगा। ये सेलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन वगैरह का यूज नहीं हो रहा है, कैरियर प्रोटीन यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, सबको भेज देगा। तो देखो ये डिफ्यूजन लिखा है, लेकिन स्पेशली किस डिफ्यूजन की बात कर रहा है? इसकी किसकी स्टडी कर रहे हैं अपन? सिंपल डिफ्यूजन की। किसके कर रहे हैं जल्दी बताओ? सिंपल डिफ्यूजन। तो कैसा प्रोसेस है? नॉन सेलेक्टिव, मतलब ये जो भी मॉलिक्यूल्स होगा सबको अलाउ कर देगा अपने थ्रू पास करना। क्लियर है? हाँ, ये भी एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन डज नॉट डिपेंड ऑन लिविंग सिस्टम, है ना। अब इसका मतलब क्या है देखो, लिविंग सिस्टम का क्या मतलब है, थोड़ा सा मैं अपने से पहले बता देता तब तुमको ज़्यादा समझने में आसान होता। देखो लिविंग सिस्टम का मतलब होता है, चलो मैं खुद से थोड़ा सा पहले आपको सिंपल डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड है ना, वो बता दो। सिंपल डिफ्यूजन तो आपने ये देख लिया, सिंपल डिफ्यूजन क्या करता है? सबको अलाउ कर देता है। नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? नॉन सेलेक्टिव, मतलब मेम्ब्रेन के पास जो भी होगा सबको बोलेगा चलो भाई जाओ। केवल क्या होना चाहिए? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। एक साइड में हाई होना चाहिए, एक साइड में क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। सबको अलाउ कर देगा। नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। अब देखो फैसिलिटेटेड की जरूरत क्यों पड़ती है ना, बताया था मैंने। जब सिंपल डिफ्यूजन है ही तो फैसिलिटेटेड क्यों चाहिए? तो आपको बताया था मैंने कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में अपन देख रहे हैं, थोड़ा सा समझा दूं मैं फिर से एक बार, ये तो बता चुका हूं मैं अच्छे से, वैसे पूरा अच्छे से मैंने बताया था जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ा रहा था, याद है ना। देखो आपको याद होना चाहिए कि आपका सेल मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है? लिपिड बाइलेयर से बना हुआ है कि नहीं? या आपका हाइड्रोफिलिक है, और जो सेंटर वाला टेल हो क्या आपका? हाइड्रोफोबिक, ठीक है। अब ले लेते हैं, दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास है। कितने मॉलिक्यूल्स है? दो। यह वाला वाटर सोल्यूबल भी है और लिपिड सोल्यूबल भी है, पहला वाला, ठीक है। दूसरा वाला आपका वाटर सोल्यूबल है, लिपिड सोल्यूबल नहीं है, लिपिड इनसोल्यूबल है। आईएस लिख दिया मैं। क्लियर है सबको? जल्दी बताओ। अब देखो पहला वाला वाटर सोल्यूबल भी लिपिड सोल्यूबल भी है, तो ऊपर वाला हाइड्रोफिलिक है ना, ये आराम से यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं? जल्दी बताओ। आ गया। बीच में लिपिड सोल्यूबल भी है, हाइड्रोफोबिक वाला भी रोकेगा क्या उसको? लिपिड सोल्यूबल है, ये आराम से क्रॉस करके इधर पहुंच गया कि नहीं? दूसरा में देखते हैं, दूसरा को देखते हैं। ये वाटर सोल्यूबल तो है, तो यहाँ पे तो दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे रोक देगा कि नहीं इसको? लेकिन लेकिन
लेकिन इस मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करवाना जरूरी है क्योंकि सेल को इसकी जरूरत है। अब कौन करवाएगा इसका ट्रांसपोर्ट? इस मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है इस मेम्ब्रेन के ऊपर? प्रोटीन। वही प्रोटीन इसका ट्रांसपोर्ट करवाएगा। इसीलिए इस डिफ्यूजन को क्या बोलेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्योंकि इसको कैरी करने के लिए कौन सा प्रोटीन लग गया आपका? कैरियर प्रोटीन लग गया कि नहीं? जल्दी बताओ। क्या इसको बोलते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, पोरिन्स, चैनल्स। पढ़ा था कि नहीं हमने? जल्दी बताओ। ठीक है, अब देखो आप, अब होता क्या है, अब यहीं पे समझा दूं मैं। यहां पे कैरी करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ा भाई? प्रोटीन का। किसका यूज करना पड़ा? प्रोटीन। प्रोटीन जहां भी आ गया तो आप जानते हो प्रोटीन और एंजाइम से सब क्या है? स्पेसिफिक है, सबको अलाउ नहीं करेगा। प्रोटीन जहां भी आ गया 3 कैरेक्टर अपने आप आ जाएगा। एक क्या क्या कैरेक्टर आ जाएगा? स्पेसिफिसिटी। जिस ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन का यूज हो गया उसमें 3 कैरेक्टर अपने आप आ जाएगा। पहला क्या आ जाएगा? स्पेसिफिसिटी। इस बात को एकदम लिख लो, याद कर लेना। जहां प्रोटीन के थ्रू, और ये भी बता दो, सिंपल डिफ्यूजन में प्रोटीन की जरूरत नहीं होती, फैसिलिटेटेड में प्रोटीन की जरूरत होती है, और एक्टिव में भी प्रोटीन की जरूरत होती है। लिख लो, ऐसा बात लिख लिया करो। सिंपल में कोई प्रोटीन जरूरत नहीं है, इसलिए कैसा है? नॉन सेलेक्टिव। फैसिलिटेटेड में भी प्रोटीन चाहिए और एक्टिव में भी क्या चाहिए आपको? प्रोटीन चाहिए। ठीक है, तो जहां भी प्रोटीन आ जाएगा अपने आप ये 3 फीचर आ जाएगा। पहला कौन सा फीचर? सेलेक्टिविटी, मतलब पहला स्पेसिफिसिटी। दूसरा उसमें क्या आ जाएगा आपका? सैचुरेशन। कौन सा फीचर आ जाएगा? समझा रहा हूं, सब समझा रहा हूं मैं, है ना। और तीसरा अपने आप आ जाएगा इसमें इनहिबिशन। आ जाएगा तीसरा अपने आप आ जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इनहिबिशन। तो जिस ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन यूज हो गया ये 3 फीचर तो अपने आप आ जाएंगे। पहला कौन सा भाई? स्पेसिफिसिटी। दूसरा कौन सा? सैचुरेशन। तीसरा कौन सा? इनहिबिशन। अब तीनों का मतलब समझाता हूं मैं, देखो तीनों का मतलब क्या है, एक एक करके समझ। पहला क्या समझेंगे अपन? स्पेसिफिसिटी। मतलब मान लो यह मेम्ब्रेन है आपका, यहां पे कुछ मॉलिक्यूल्स है ए बी सी, और इधर ये प्रोटीन है। कौन है आपका? कैरियर प्रोटीन, जो क्या करवाएगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो देखो, जिस मॉलिक्यूल को सेल की जरूरत होगी ना, यह प्रोटीन उसी का ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, बाकी का ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो स्पेसिफिक हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताओ, बोलो। सेल को जिस मॉलिक्यूल की जरूरत है प्रोटीन उसी का ट्रांसपोर्ट करवाएगा, बाकी का नहीं करवाएगा। तो बोल सकते हैं कि प्रोटीन अपने ट्रांसपोर्ट में स्पेसिफिक है। जल्दी बताओ, बोलो। दूसरा, सैचुरेशन क्या होता है? सैचुरेशन यह होता है कि कितने प्रोटीन दिख रहे हैं आपके सेल मेम्ब्रेन पे? कितने दिख रहे हैं? जल्दी बताओ। 2, है ना। तो एक बार में कितने मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है? 2 ही को कर सकता है ना। एक एक को करेगा, दूसरा दूसरे को करेगा। अब यहाँ पे मान लो मॉलिक्यूल 10 है। कितने मॉलिक्यूल है? 10। लेकिन प्रोटीन अवेलेबल कितने हैं भाई? 2 ही है ना। तो अब 2 में 2 आकर बाइंड हो गया मॉलिक्यूल, तो सैचुरेशन पे आ गया कि नहीं है ट्रांसपोर्ट? जल्दी बताओ। अभी पढ़ा था तुमने एंजाइम के केस में, है ना। तो क्योंकि 2 ही हमारे पास कैरियर प्रोटीन 2 ही है, तो भाई एक टाइम में 2 ही को करवा सकते हैं ना। अब ऊपर 20 हो, 50 हो, 100 हो, क्या क्या फर्क पड़ता है? तो इसको क्या बोलते हैं? सैचुरेशन। जब मैक्सिमम पोजीशन ऑक्युपाई हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं अपन? सैचुरेशन। तो जहां भी प्रोटीन होगा सैचुरेशन शो होगा कि नहीं? जल्दी बताओ। तीसरा, प्रॉपर्टीज ऑफ इनहिबिशन। आप जानते हो प्रोटीन के साइड चेन होते हैं, प्रोटीन में आपने पढ़ा है ना, टर्शियरी ये सब स्ट्रक्चर है ना। ये भी तो हो सकता है, ये मान लो प्रोटीन आपका मॉलिक्यूल का ट्रांसफर करवा रहा है, अब इस प्रोटीन में आके कोई दूसरा एलिमेंट बाइंड कर जाए या कंपाउंड बाइंड कर, कोई दूसरा बाइंड कर जाए, इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? जल्दी बताओ। जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तब क्या ट्रांसपोर्ट कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। तो इनहिबिटर के लिए क्या प्रॉपर्टीज आ गया कि नहीं इनहिबिशन का, कि कोई इसमें अगर दूसरा एलिमेंट आके बाइंड कर जाए इसके साइड चेन में, तब यह ट्रांसपोर्ट का काम नहीं कर पाएगा। जैसे ही प्रोटीन आ गया, यह 3 चीज उसके साथ अपने आप आ जाएगा। क्या क्या? स्पेसिफिसिटी, सैचुरेशन एंड इनहिबिशन। क्लियर है? तो मतलब ये दोनों किस में दिखाई देगा हमें? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में और इसमें फैसिलिटेटेड में। क्लियर है? चलो अब समझ जाओगे आप। इसीलिए बोला इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अ लिविंग सिस्टम। अब समझ जाओगे, देखो क्यों।
सिंपल डिफ्यूजन लिविंग सिस्टम के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रोटीन का यूज नहीं करता है ना। अब देखो कैसे समझा रहा हूँ इसको। सर प्रोटीन का यूज नहीं करता, इसका लिविंग सिस्टम से क्या मतलब है? मतलब ये है, दो बकेट ले लिया हमने, एक बकेट में 10 लीटर पानी है और एक बकेट में मान लेते हैं 5 लीटर है, ठीक है। प्रोटीन की जरूरत है क्या ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए? चलिए बताओ। ये तो लिविंग सिस्टम से बाहर हो रहा है ना, हमारे बॉडी के बाहर हो रहा है ना। ये तो बकेट में भी करवा सकते हो, रूम में करवा सकते हो, कहीं भी करवा सकते हो आप। ये तो दो बकेट ले लिया हमने, नॉन लिविंग थिंग है ना। और यहाँ पे हो रहा है कि नहीं आपका सिंपल डिफ्यूजन? जल्दी बताओ। हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। लेकिन अब आते हैं अपने बॉडी के अंदर। वहां पे मान लो हमें करवाना है क्या? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, है ना। हमें क्या करवाना है? फैसिलिटेटेड। हमें क्या करवाना है? जल्दी बताओ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बिना प्रोटीन का होगा क्या? होगा? जल्दी बताओ। तो देखो, यह सिस्टम हम बॉडी के बाहर भी करवा सकते हैं, और इसमें कोई हमारे बॉडी का जो पार्ट है प्रोटीन कहाँ बनता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। बाहर मिलेगा क्या प्रोटीन? नहीं ना। तो नहीं करवा सकते यहाँ पे, है ना। तो क्योंकि फैसिलिटेटेड में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे बॉडी का कंपोनेंट इन्वॉल्व है, कौन? आपका प्रोटीन। जो किसका पार्ट है? आपका लिविंग का पार्ट है वो, है कि नहीं? जल्दी बताओ, बोलो। हमारे मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन है वह उसका ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, इसलिए वो दोनों किसके ऊपर डिपेंडेंट है? लिविंग सिस्टम के ऊपर। लेकिन यह लिविंग सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? नहीं है। देखो ना, बाहर भी बकेट में करवा दे रहे हैं, बकेट में भी हो रहा है ना, तो इसीलिए लिखा हुआ है इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम। सिंपल डिफ्यूजन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम। बाकी दोनों आपका डिपेंडेंट है किसके ऊपर? लिविंग सिस्टम। क्लियर है? चलो आगे देखो। इट इज नॉट सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, क्योंकि प्रोटीन है ही नहीं, तो इनहिबिटर्स का यहाँ पे कोई रोल होगा ही नहीं। क्लियर है? बोलो। अब देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, पक्की बात है, ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जितना एक जगह ज़्यादा हाई होगा और जितना दूसरे साइड में लो होगा, उतना तेजी से क्या होगा? आपका डिफ्यूजन होगा, है ना। इन डिफ्यूजन सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अगला, permeability of the membrane, the rate of diffusion is directly proportional to the permeability of the membrane। पक्की बात है, एक मेम्ब्रेन है, अब जैसे पानी ले लिया हमने, दो साइड पानी है और बीच में प्लास्टिक को डाल दो, क्या मूवमेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि मेम्ब्रेन कैसा लगा दिया आपने? पूरी तरह से इम्परमिएबल, है ना। तो जितना ज्यादा परमिएबल आपका मेम्ब्रेन होगा, उतना ज्यादा रेट ज्यादा होगा किसका? डिफ्यूजन का। प्रेशर, अब एक चीज बताओ, कभी लाइन में खड़ा हुए हो ट्रेन टिकट या मूवी की टिकट लेने के लिए? अगर बहुत ज्यादा क्राउड हो तो धक्का मार मार के बहुत जल्दी पहुंचा देता है आपको, है ना। तो देख लो, ऐसे समझो इसको, दो मॉलिक्यूल है ऐसे, अलग अलग है पूरा, प्रेशर कम होगा, है ना, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? स्लो होगा। मान लो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज है, तो सब एक दूसरे को धक्का मारता रहेगा प्रेशर, वहां पे रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। तो अगर प्रेशर आप बढ़ाओगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? बढ़ जाएगा। हाँ, ठीक है। अब आ गया क्या आपका? डेंसिटी। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, है ना। ये आपको आप पढ़ोगे आप केमिस्ट्री में, ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ है, सीधे याद रखना आप, है ना। सीधा याद रखना आप क्या, कि डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डेंसिटी बढ़ाओगे, अरे डेंसिटी मतलब क्या? मास बाई वॉल्यूम, है ना। अब वेट ज्यादा हो गया, है ना, अब कोई एक मोटे को दोहरा दो, कोई एक पतले को दोहराओ, कौन तेजी से भागेगा? पतला वाला, है ना। तो यहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो पक्की बात है डिफ्यूजन का रेट क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। होगा कि नहीं? इसके लिए ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ भी दिया गया है। क्या दिया हुआ? रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। क्लियर है? अब देखो, असेंडिंग ऑर्डर आपका दिया हुआ है डेंसिटी का, है ना। सबसे गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, है ना। अब जैसे जैसे गैस से किधर बढ़ोगे? सॉलिड की तरफ, उसका डेंसिटी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। मतलब गैसेस का डिफ्यूजन का रेट सबसे ज्यादा होगा, फॉलोड बाय लिक्विड, फॉलोड बाय सॉलिड। मतलब सबसे कम डिफ्यूजन रेट किसका होगा तीनों में? सॉलिड का। होगा कि नहीं? जल्दी बताओ। चलो अगला देखते हैं। टेम्परेचर आ गया ना। अरे सिंपल सी बात है, आप जानते हो टेम्परेचर क्या करेगा? जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, आप जानते हो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद मॉलिक्यूल का क्या बढ़ जाता है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो बहुत तेजी से भागेगा कि नहीं हो? जल्दी बताओ। तो प्रेशर और टेम्परेचर में दोनों एक ही बात है। अगर प्रेशर भी बढ़ा दिया, टेम्परेचर भी बढ़ा दिया, मॉलिक्यूल का क्या बढ़ जाता है? आपका काइनेटिक एनर्जी, और उसके कारण उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? फास्ट। ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर प्रेशर के डिफ्यूजन क्या है आपका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा, है ना। डेंसिटी के कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है?
कल अपन देखेंगे अब कंक्लूजन, है ना, और उसके बाद अपन शुरू करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बता ही दिया मैंने फिर। चलो, सबको समझ में आया? चलो ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू। बाय बाय।